नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं जिसने आईटी और बिजनेस की दुनिया में ना काफ़ी लोगों के सोचने का तरीका बदला है। द फीनिक्स प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक नॉवल नहीं है, ये असल में एक तरह की केस स्टडी है। डेवॉप्स के जो सिद्धांत है ना, उनको कहानी के रूप में समझाती है ये किताब। हाँ बिल्कुल। ये कहानी है पार्ट्स अनलिमिटेड नाम की एक कंपनी की जो अंदरूनी तौर पर बिखरी हुई सी है, खासकर उसका आईटी डिपार्टमेंट। और इसी कहानी के जरिए हम डेवॉप्स के उन मूल विचारों को समझेंगे जिन्हें 3 तरीके या द 3 वेज कहा जाता है। हमारे पास जो सामग्री है वो किताब का एक डिटेल्ड सारांश और उसका विश्लेषण है। तो हमारा आज का मकसद है इस कहानी के उतार चढ़ाव को समझना, इन 3 तरीकों के पीछे का लॉजिक जानना और ये देखना कि कैसे टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और कल्चर का सही मिक्स एक मुसीबत में फंसी कंपनी को उभार सकता है। और ये समझना कि ये सिर्फ आईटी की कहानी क्यों नहीं है। बिल्कुल। इसकी शुरुआत होती है एक जाने पहचाने मंजर से। पार्ट्स अनलिमिटेड का आईटी विभाग वो पूरी तरह से चरमराया हुआ है। सिस्टम आए दिन ठप हो जाते हैं, जरूरी प्रोजेक्ट्स महीनों बल्कि सालों पीछे चल रहे हैं। बजट का तो पूछो ही मत, और सबसे बड़ी बात, किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि इसे ठीक कैसे करें। हर तरफ अफरा तफरी है, मतलब केओस। ये कहानी के मुख्य किरदार बिल पामर की दुनिया है। वो एक मिड लेवल आईटी मैनेजर हैं और उनकी कंपनी पार्ट्स अनलिमिटेड, जो ऑटो पार्ट्स बनाती है, वो मुश्किल दौर से गुजर रही है। कंपनी की उम्मीदें टिकी हैं एक बड़े प्रोजेक्ट पर, फीनिक्स प्रोजेक्ट। ये एक नया ऑनलाइन सेल सिस्टम है जिससे कंपनी को वापसी करनी है। लेकिन ये फीनिक्स प्रोजेक्ट अपने नाम के बिल्कुल उलट है। वो राख से उठने की बजाय खुद ही राख हुआ जा रहा है। लॉन्च की तारीखें बार बार आगे बढ़ रही हैं, खर्चा आसमान छू रहा है, और जब भी इसे लागू करने की कोशिश होती है, कुछ न कुछ भयानक गड़बड़ हो जाती है, जिससे बाकी सिस्टम भी बैठ जाते हैं। मतलब पूरी तरह से फेलियर। और ठीक इसी संकट के बीच कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। कंपनी के आईटी के वाइस प्रेसिडेंट और उनके चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर वो अचानक इस्तीफा दे देते हैं और बिल पामर को बिना किसी तैयारी के सीधे आईटी ऑपरेशंस का वीपी बना दिया जाता है। रातों रात उनके सिर पर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। हाँ, सोचिए जरा उस प्रेशर को। एक तरफ रोजाना प्रोडक्शन सिस्टम में आग लगी हुई है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी की गंभीर चिंताएं हैं, और सबसे ऊपर है ये नाकाम होता फीनिक्स प्रोजेक्ट, जिसे किसी भी हालत में सफल बनाना है। बिल के लिए ये किसी बुरे सपने जैसा है। और माहौल, हर तरफ दोषारोपण का माहौल है। डेव टीम ऑप्स को दोष देती है, ऑप्स बिजनेस को, और बिजनेस आईटी को। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ये अराजकता तो हाँ कई संगठनों में देखने को मिलती है। शायद इतने बड़े पैमाने पर ना हो, लेकिन उंगलियां उठाना तो आम है। तो यहाँ से बिल की यात्रा कैसे शुरू होती है? ये सिर्फ समस्याओं को सुलझाने से आगे कैसे बढ़ती है? यहीं से शुरू होता है पहला चरण, मतलब अराजकता के बीच चीजों को समझने और स्वीकार करने का। शुरुआती हालत वाकई डरावनी है। जैसा हमने कहा, प्रोजेक्ट्स लेट हैं, सिस्टम भरोसे लायक नहीं है, और काम का कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई नहीं जानता कि कौन किस पर काम कर रहा है, और सबसे जरूरी काम कौन सा है। सब अपनी अपनी आग बुझाने में लगे हैं। और इसी माहौल में एक दिलचस्प किरदार है ब्रेंट। वो एक जीनियस इंजीनियर है जिसके पास हर समस्या का समाधान है। लेकिन मुश्किल ये है कि हर कोई हर छोटे बड़े काम के लिए उसी पर निर्भर है। वो एक तरह से अड़चन बन गया है ना? लेकिन ऐसा अड़चन जिसके बिना काम ही नहीं चलता। बिल्कुल। ब्रेंट वो अकेला हीरो है जो सब कुछ संभाल रहा है, लेकिन उसकी वजह से बाकी सारे काम अटक जाते हैं, क्योंकि उसका समय तो लिमिटेड है ना। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एरिक रीड की। वो एक रहस्यमयी बोर्ड मेंबर और पूर्व सीईओ हैं जो बिल के मेंटर, या कह लीजिए मार्गदर्शक बनते हैं। एरिक बिल को आईटी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। नया नजरिया किस तरह का? मतलब एरिक कहते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट को सिर्फ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर संभालने वाले लोगों के समूह की तरह मत देखो। इसे एक फैक्ट्री की तरह देखो, एक कारखाना, जहां काम यानी वर्क इनपुट के तौर पर आता है और प्रोसेस होकर आउटपुट के तौर पर निकलता है। और किसी भी फैक्ट्री की तरह यहाँ भी काम अलग अलग स्टेशन से गुजरता है, और इसमें बाधाएं या अड़चने, बॉटलनेक्स होते हैं। फैक्ट्री वाला नजरिया दिलचस्प है। मतलब जैसे असेंबली लाइन पर कहीं एक मशीन धीमी हो तो पूरी लाइन धीमी हो जाती है, वैसा कुछ? एकदम सही पकड़ा। एरिक बिल को कंस्ट्रेंट्स के सिद्धांत या थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स से परिचित कराते हैं। इसका मूल मंत्र है, किसी भी सिस्टम की कुल क्षमता उसकी सबसे बड़ी बाधा या कंस्ट्रेंट द्वारा निर्धारित होती है।
अगर आपको सिस्टम को सुधारना है तो आपको सबसे पहले उस सबसे बड़ी बाधा को पहचानना और उसे बेहतर बनाना होगा। बाकी जगह छोटे-मोटे सुधार करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो मेन बॉटलनेक ठीक ना हो। तो इसका मतलब बिल को अपनी इस आईटी फैक्ट्री की सबसे धीमी मशीन ढूंढनी थी? और जल्द ही बिल को एहसास होता है कि उनकी सबसे बड़ी बाधा कोई मशीन या प्रोसेस नहीं, बल्कि एक इंसान है, ब्रेंट। उस पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता और साथ ही बिना किसी प्राथमिकता के उस पर डाले जा रहे अनगिनत अति आवश्यक काम, वो अर्जेंट वाले काम, वो पूरे सिस्टम के फ्लो को रोक रहे थे। सब कुछ ब्रेंट के डेस्क पर आकर अटक जाता था। लेकिन ये एहसास तो सिर्फ आधा सच हुआ ना? मेरा मतलब है ये तो सिस्टम की प्रॉब्लम थी, सिर्फ ब्रेंट की नहीं। बिल्कुल सही कहा। ब्रेंट बाधा जरूर था, लेकिन समस्या ये थी कि सिस्टम ने उसे बाधा बनने दिया। कोई ये देखने वाला नहीं था कि कुल कितना काम पाइपलाइन में है, कौन सा काम वाकई जरूरी है और ब्रेंट का समय कहाँ लगना चाहिए। यहीं से शुरू होता है दूसरा चरण, सिस्टम सोच, यानी सिस्टम्स थिंकिंग को लागू करना। तो इस सिस्टम सोच को उन्होंने अमल में कैसे लाया? क्या कदम उठाए? मतलब प्रैक्टिकली क्या किया? दृश्यमान बनाना। बिल और उनकी टीम ने अपने सारे कामों को लिस्ट किया और उन्हें मुख्य रूप से 4 कैटेगरीज में बांटा। पहला, बिजनेस प्रोजेक्ट्स, जैसे फीनिक्स, जिनसे सीधे कंपनी को फायदा होना था। दूसरा, आंतरिक आईटी प्रोजेक्ट्स, जैसे सर्वर अपग्रेड या नए टूल लगाना, जो आईटी को बेहतर बनाते थे। अच्छा। तीसरा, बदलाव या चेंजेस, मतलब मौजूदा सिस्टम में किए जाने वाले रूटीन बदलाव या अपडेट्स। और चौथा, अनियोजित कार्य या अनप्लैन्ड वर्क। अनप्लैन्ड वर्क मतलब वो इमरजेंसीज, सिस्टम फेलियर, सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, जिन्हें आग बुझाना या फायर फाइटिंग कहते हैं। और यही काम ब्रेन का ज्यादातर समय खा जाता था। काम को कैटेगरीज में बांटना तो ठीक है, लेकिन इससे जमीनी स्तर पर क्या बदला? वो अफरा तफरी कैसे कम हुई? सिर्फ बांटा नहीं, उन्होंने इस काम को विजुअल बनाया। उन्होंने कानबन बोर्ड जैसे विजुअल बोर्ड्स का इस्तेमाल शुरू किया। सोचिए, एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड जिस पर हर काम एक कार्ड की तरह लगा है और वो अपनी प्रोग्रेस के हिसाब से टू डू, इन प्रोग्रेस, टेस्टिंग, डन जैसे कॉलम में बढ़ता है। इससे पहली बार सबको साफ साफ दिखा कि कौन सा काम कहाँ है और कितना काम लाइन में लगा है। अच्छा, तो मतलब काम छिप नहीं सकता था। अब पारदर्शिता बढ़ी, विजिबिलिटी आई। हाँ, और पारदर्शिता के साथ आया नियंत्रण। उन्होंने वर्क इन प्रोग्रेस या WIP की सीमाएं लागू की, यानी एक समय पर कितने काम इन प्रोग्रेस कॉलम में हो सकते हैं, इसकी एक लिमिट तय कर दी। सुनने में शायद ये उल्टा लगे कि काम कम शुरू करने से काम तेज कैसे होगा। हाँ, ये सवाल मेरे मन में भी आया था। ज्यादातर जगहों पर तो मल्टीटास्किंग को बढ़ावा दिया जाता है, एक साथ कई काम करने को अच्छा माना जाता है। सिद्धांत है कि मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। असल में जब लोग या टीमें एक साथ कई कामों के बीच कूदते रहते हैं ना, तो हर काम में देरी होती है, गलतियां बढ़ती हैं और कुल मिलाकर आउटपुट कम होता है। WIP लिमिट लगाने से टीमें एक काम को शुरू से अंत तक पूरा करने पर फोकस कर पाती हैं। इससे काम ज्यादा तेजी से और बेहतर क्वालिटी के साथ पूरा होता है, फोकस बढ़ता है। तो मल्टीटास्किंग बंद करके एक बार में कम काम हाथ में लेकर उन्होंने असल में सिस्टम की रफ्तार बढ़ाई। कमाल है। क्योंकि अब प्राथमिकता तय थी और काम ज्यादा ऑर्गेनाइज था। इसके नतीजे दिखने लगे, छोटे ही सही पर सुधार नजर आने लगे। सिस्टम कम क्रैश हो रहे थे। नए सॉफ्टवेयर या अपडेट्स, जिन्हें डिप्लॉयमेंट कहते हैं, मतलब कोड को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डालना, वो ज्यादा तेजी से और कम जोखिम के साथ होने लगे। काम में थोड़ी भविष्यवाणी संभव हुई, प्रिडिक्टेबिलिटी आई। ये तो काफी महत्वपूर्ण प्रगति है, मतलब केओस से कुछ हद तक कंट्रोल की ओर। लेकिन ये काफी नहीं रहा होगा फीनिक्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट को बचाने के लिए। नहीं, ये सिर्फ पहला कदम था। फ्लो सुधारने के बाद जरूरत थी ये पक्का करने की कि जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है और समस्याएं जल्दी पकड़ी जाएं। यहीं एरिक उन्हें दूसरा तरीका, द सेकंड वे, सिखाते हैं। फीडबैक लूप्स को बढ़ाना, एम्प्लीफाइंग फीडबैक लूप्स। फीडबैक लूप्स, इसका क्या मतलब है आईटी के संदर्भ में? मतलब फीडबैक लेना? हाँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा। इसका सीधा मतलब है कि सिस्टम में कहीं भी कोई गड़बड़ी हो या काम उम्मीद के मुताबिक न हो, तो उसकी जानकारी जितनी जल्दी हो सके सही लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और सबसे जरूरी, समस्या ग्राहक तक पहुंचने से पहले पकड़ में आ जानी चाहिए। फीडबैक जितना तेज और स्पष्ट होगा, सुधार उतना ही जल्दी होगा।
डाउनस्ट्रीम जाने से पहले प्रॉब्लम पकड़ लो। और ये तेज फीडबैक हासिल करने के लिए उन्होंने क्या तरीके अपनाए, क्या टूल्स यूज किए? उन्होंने कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक बदलाव किए, जैसे निरंतर एकीकरण और परीक्षण, मतलब कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटीन्यूअस टेस्टिंग, जिसे CI/CD कहते हैं। डेवलपर्स जैसे ही कोड लिखते उसे ऑटोमेटिकली मुख्य कोड बेस में मिला दिया जाता और ऑटोमेटिक टेस्ट चलाए जाते। इससे कोड की गड़बड़ियां बनने के कुछ मिनटों या घंटों में ही पकड़ में आ जाती थीं, हफ्तों या महीनों बाद नहीं। अच्छा, मतलब कोड लिखते ही पता चल जाता था कि कुछ टूटा तो नहीं। बिल्कुल। फिर उन्होंने बेहतर निगरानी और अलर्टिंग सिस्टम्स लगाए, प्रोडक्शन सिस्टम पर नजर रखने के लिए बेहतर टूल्स। ये टूल्स न सिर्फ सिस्टम के फेल होने पर बताते थे, बल्कि परफॉर्मेंस धीमा होने या कोई अजीब पैटर्न दिखने पर भी अलर्ट भेजते थे, यानी समस्या के गंभीर होने से पहले ही चेतावनी। इसे आप सिस्टम की नब्ज पर लगातार हाथ रखना कह सकते हैं। और एक और चीज, टेलीमेट्री। टेलीमेट्री वो क्या है? मतलब सिस्टम के हर हिस्से से डेटा इकट्ठा करना ताकि समझ आ सके कि अंदर क्या चल रहा है और प्रदर्शन कैसा है। ये सब तो तकनीकी बदलाव लगते हैं। क्या सिर्फ टूल्स बदलने से फीडबैक लूप बेहतर हो गए? टूल जरूरी थे, नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव कल्चरल था। दूसरा तरीका सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये टीमों के बीच कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के बारे में भी है। डेवलपमेंट, जो कोड बनाते हैं, ऑपरेशंस, जो सिस्टम चलाते हैं, और सिक्योरिटी टीमों के बीच जो दीवारें थी ना, उन्हें तोड़ा गया। पहले ये टीमें अक्सर एक दूसरे पर उंगली उठाती थीं, अब उन्हें मिलकर काम करना था। ये तो सुनने में ही बहुत मुश्किल लगता है। दशकों से चली आ रही वो साइलो वाली मानसिकता को बदलना, बाप रे। मुश्किल था, लेकिन जरूरी था, बहुत जरूरी। उदाहरण के लिए, जब कोई डिप्लॉयमेंट फेल होता तो अब सिर्फ ऑपरेशंस की जिम्मेदारी नहीं होती थी, डेवलपमेंट टीम भी साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगती थी, क्योंकि CI/CD के जरिए उन्हें कोड की क्वालिटी का फीडबैक जल्दी मिल रहा था। ऑपरेशंस टीम अब सिर्फ समस्याओं के होने पर रिएक्टिव नहीं थी, बल्कि मॉनिटरिंग सिस्टम्स की मदद से प्रोएक्टिव हो रही थी, मतलब समस्याओं को होने से रोकने की कोशिश कर रही थी। सिक्योरिटी को शुरू से ही प्रोसेस में शामिल किया गया, न कि अंत में एक चेक मार्क की तरह। तो मतलब दूसरा तरीका लागू करने से न सिर्फ समस्याएं जल्दी पकड़ी गई, बल्कि टीमों के बीच एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक साझा जिम्मेदारी की भावना भी पैदा हुई। हाँ, एग्जैक्टली। और इसका असर दिखने लगा। डिप्लॉयमेंट ज़्यादा सफल होने लगे। अगर कोई समस्या आती भी थी तो उसे ठीक करने में लगने वाला समय, जिसे MTTR कहते हैं, मीन टाइम टू रिकवरी, वो बहुत कम हो गया। IT विभाग अब एक बिखरा हुआ झुंड नहीं, बल्कि एक साथ काम करने वाली टीम जैसा महसूस होने लगा, एक यूनिट की तरह। वाह, ये तो जबरदस्त बदलाव है। फ्लो सुधरा, फीडबैक तेज हुआ। अब क्या बचा था? क्या तीसरा तरीका भी था? बिल्कुल। अब आया तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण चरण, जिसे एरिक तीसरा तरीका कहते हैं, निरंतर सीखने और प्रयोग की संस्कृति बनाना, क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सीखने और प्रयोग की संस्कृति। अच्छा, इसका क्या मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में? इसका मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां नई चीजें आजमाने, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने और यहां तक कि फेल होने को भी एनकरेज किया जाए। डर का माहौल ना हो, जहां गलतियों को छुपाने या किसी पर दोष मढ़ने की बजाय उनसे सीखने पर जोर हो। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में तो असफलता से डर लगता है। मतलब गलतियों पर अक्सर सजा मिलती है या बुरा माना जाता है। ये संस्कृति कैसे बनाई उन्होंने? ये सबसे मुश्किल बदलावों में से एक था, और ये ऊपर से शुरू हुआ, मतलब लीडरशिप से। बिल ने खुद अपनी टीम को कैलकुलेटेड रिस्क लेने और नए आइडियाज पर प्रयोग करने के लिए एम्पावर किया। उन्होंने ब्लेमलेस पोस्टमार्टम्स की प्रैक्टिस शुरू की। जब भी कुछ गलत होता तो मीटिंग का मकसद ये पता लगाना नहीं होता था कि किसकी गलती है, बल्कि ये समझना होता था कि क्या हुआ, क्यों हुआ और हम इससे क्या सीख सकते हैं ताकि ये दोबारा ना हो। दोषारोपण की जगह सीखने पर ध्यान केंद्रित करना। ये तो मानसिकता में एक फंडामेंटल बदलाव है। बिल्कुल। और इसके लिए साइकोलॉजिकल सेफ्टी यानी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि अगर वे कोई नया तरीका आजमाते हैं और वो काम नहीं करता तो उन्हें सबके सामने जलील या पनिश नहीं किया जाएगा। तीसरा तरीका कहता है कि मास्टरी हासिल करने के लिए प्रैक्टिस और दोहराव जरूरी है, और प्रैक्टिस में गलतियां होना स्वाभाविक है। हमें असफलताओं को सीखने के मौके के रूप में देखना होगा। इस कल्चरल बदलाव का टीम पर और काम पर
क्या असर हुआ? असर चमत्कारी था, कह सकते हैं। जब लोगों को एक्सपेरिमेंट करने और सीखने की आज़ादी मिली तो उनका मोराल मतलब मनोबल बहुत बढ़ गया। वे ज़्यादा एंगेज्ड और मोटिवेटेड महसूस करने लगे। नए और बेहतर तरीके खोजने की स्पीड तेज हो गई। टीम ज़्यादा रेजिलिएंट मतलब लचीली बन गई, क्योंकि वे प्रॉब्लम से डरने की बजाय उन्हें हल करने और उनसे सीखने में बेहतर हो गए थे। इनोवेशन सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का काम नहीं रहा, ये पूरी टीम की आदत बन गया। और फीनिक्स प्रोजेक्ट जो इस पूरी कहानी के केंद्र में था, उसका क्या हुआ आखिर में? इन तीनों तरीकों को अपनाने के बाद, फ्लो सुधारने, फीडबैक बढ़ाने और सीखने की संस्कृति बनाने के बाद, फीनिक्स प्रोजेक्ट, जो कभी एक डिजास्टर माना जा रहा था, वो आखिरकार सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। और सिर्फ लॉन्च ही नहीं हुआ, बल्कि वो स्टेबल और भरोसेमंद भी साबित हुआ। अरे वाह, ये तो कहानी का हैप्पी एंडिंग हुआ। कंपनी का क्या हुआ, पार्टसन लिमिटेड का? कंपनी की किस्मत पलट गई। फीनिक्स प्रोजेक्ट की सफलता से बिक्री बढ़ी, ग्राहक लौटे और आईटी डिपार्टमेंट, जिसे पहले सिर्फ एक कॉस्ट सेंटर माना जाता था जो हमेशा समस्याएं खड़ी करता था, अब उसे बिजनेस का एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाने लगा। एक ऐसा पार्टनर जो तेजी से और भरोसे के साथ बिजनेस वैल्यू डिलीवर कर सकता था। और बिल पामर खुद, उनकी लीडरशिप स्टाइल में भी जाहिर बदलाव आया होगा। निश्चित रूप से। कहानी की शुरुआत में वो एक स्ट्रेस्ड रिएक्टिव मैनेजर थे जो बस किसी तरह दिन काट रहे थे। अंत तक वो एक शांत, आत्मविश्वासी और विजनरी लीडर बन गए थे जो सिस्टम सोच, सहयोग और निरंतर सुधार में विश्वास रखते थे। उन्होंने सीखा कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं, बल्कि सही माहौल बनाना और अपनी टीम को सफल होने के लिए एम्पावर करना है। तो अगर हम इन तीनों तरीकों को फिर से संक्षेप में देखें, पहला तरीका सिस्टम थिंकिंग, पूरे वैल्यू स्ट्रीम के फ्लो को देखो और बॉटलनेक्स हटाओ। दूसरा तरीका फीडबैक लूप्स को बढ़ाओ, जल्दी और लगातार फीडबैक पाओ। और 2, ताकि समस्याएं तुरंत पता चलें और ठीक हों। तीसरा तरीका निरंतर सीखने और प्रयोग की संस्कृति, रिस्क लेने, एक्सपेरिमेंट करने और फेलियर से सीखने को बढ़ावा दो। हाँ, ये 3 तरीके मिलकर ही डेवऑप्स की नींव बनाते हैं। और ये समझना जरूरी है कि डेवऑप्स सिर्फ टूल या टेक्नोलॉजी नहीं है, ये माइंडसेट और कल्चर का बदलाव है। इस पूरी कहानी और इन सिद्धांतों से हमें कौन से मुख्य सबक मिलते हैं जो आज भी, मतलब इतने साल बाद भी प्रासंगिक है? कई गहरे सबक हैं इसमें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, आईटी अब बैक ऑफिस का कोई सपोर्ट फंक्शन नहीं है, ये हर बिजनेस के डीएनए का हिस्सा है। आज लगभग हर कंपनी, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो टेक्नोलॉजी का कितनी प्रभावी ढंग से उपयोग करती है। ये बात तो बिल्कुल सच है। हर बिजनेस अब टेक बिजनेस है एक तरह से। दूसरा सबक क्या है? बॉटलनेक्स की पावर। जैसा कंस्ट्रेंट्स का सिद्धांत कहता है, आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस उसकी सबसे कमजोर कड़ी या सबसे बड़ी बाधा से तय होता है। इन बाधाओं को पहचानना और लगातार उन्हें एड्रेस करना परफॉर्मेंस सुधारने की कुंजी है। चाहे वो ब्रेंट जैसा कोई व्यक्ति हो, कोई पुराना प्रोसेस हो या कोई तकनीकी लिमिटेशन। और ये डेवऑप्स सिर्फ कुछ फैंसी ऑटोमेशन टूल्स के बारे में नहीं है, जैसा कई लोग सोचते हैं। बिल्कुल नहीं। टूल्स मदद करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन डेवऑप्स मूल रूप से एक कल्चरल बदलाव है। ये डेवलपमेंट, ऑपरेशन, सिक्योरिटी और बिजनेस के बीच की दीवारों को गिराने और साझा लक्ष्यों के लिए मिलकर काम करने के बारे में है। कोलैबोरेशन ही असली जादू है। कहानी में विजुअलाइजेशन पर भी काफी जोर था, कानबान बोर्ड वगैरह। काम को दृश्यमान बनाने का क्या महत्व है? एक बहुत सीधी सी बात है, जिसे आप देख नहीं सकते, उसे आप सुधार नहीं सकते, उसे मैनेज नहीं कर सकते। कानबान बोर्ड जैसे तरीकों से काम को विजिबल बनाने से पारदर्शिता आती है, समस्याएं छिप नहीं पाती और चीजों को मापना और प्रबंधित करना संभव हो जाता है। ये कंट्रोल और प्रिडिक्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत जरूरी है। और अंत में ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये बदलाव रातों रात नहीं होते, कोई मैजिक वैंड नहीं है। ये छोटे 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 वृद्धिशील मतलब इंक्रीमेंटल सुधारों की एक सतत यात्रा है। उत्कृष्टता एक मंजिल नहीं, बल्कि निरंतर सीखने, प्रयोग करने और बदलते माहौल के हिसाब से ढलने, अडैप्ट करने की प्रक्रिया है। तो द फीनिक्स प्रोजेक्ट का स्थायी संदेश यही है कि आज के तेज रफ्तार कारोबारी माहौल में सफलता सीधे तौर पर इस बात से जुड़ी है कि आपका आईटी संगठन कितनी तेजी, विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ बिजनेस को वैल्यू पहुंचा सकता है। हाँ, और ये किताब दिखाती है कि जब लीडरशिप सही सिद्धांतों, सिस्टम सोच, फीडबैक, सहयोग और सीखने को अपनाती है,
तो सबसे मुश्किल हालात को भी बदला जा सकता है। ये सिर्फ आईटी की कहानी नहीं, ये किसी भी जटिल सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कहानी है। इसके सबक वाकई बहुत व्यापक हैं। सिस्टम सोच, सहयोग को बेहतर बनाना, फीडबैक को महत्व देना और सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना। ये सिद्धांत तो किसी भी टीम, विभाग या संगठन पर लागू होते हैं जो बेहतर बनना चाहता है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। किसी के अपने काम या संगठन के संदर्भ में वो अदृश्य ब्रेंट या वो सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है, जिसकी पहचान और समाधान से इसी तरह का बड़ा सुधार लाया जा सकता है। या फिर इन 3 तरीकों पर विचार करें तो वर्तमान कार्यशैली में वो कौन सा तरीका है जो सबसे कमजोर या अनुपस्थित सा लगता है, लेकिन जिसे अपनाने से शायद सबसे गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर सोचा जा सकता है। यदि इस वीडियो ने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।